ये तो पेयर प्रोडक्शन, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा नाम हमने इसका रखा था मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी इसलिए कि इसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। तो हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। मास एनर्जी में कब कन्वर्ट होगी, ये केस देखें। इस टॉपिक का नाम है एनिहाइलेशन ऑफ मैटर। अगर इस तरह से हो कि एक इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये कोलाइड कर ले एक पॉजिट्रॉन के साथ, ये है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। जैसे ये कोलाइड करेंगे ये कन्वर्ट होंगे फोटॉन्स में, इसे 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। इस केस में आप देख लें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये पार्टिकल्स हैं, ये मास हैं, फोटोन एनर्जी है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे ये दोनों डिसअपियर होंगे एंड 2 photons are produced. Each photon has energy m0c²। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की एनर्जी m0c² होगी तो हर फोटोन की एनर्जी इतनी ही होगी, या हर एक की एनर्जी आप ले 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे प्रीवियस एनर्जी कितनी थी दो फोटॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के प्रोड्यूस होते वक्त ये थी, देखिए उसके इसमें एक फोटोन था, उसकी एनर्जी इसके ट्वाइस थी, 2m0c² थी, 2m0c², और एनर्जी ये थी 1.2। और आप इसको 2 से डिवाइड कर लें, इन वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर लें, मैं इसी को वहाँ पर शो कर लेता हूँ। आप इन वैल्यूज़ को अगर 2 से डिवाइड कर लें, m0c² बन जाएगा यहाँ पर, इसे 2 से डिवाइड कर ले तो क्या बन जाएगा m0c², एक फोटोन की एनर्जी। इसे 2 से डिवाइड कर ले तो हाफ, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक फोटोन की एनर्जी बन जाएगी। ये फिनोमिना उस फिनोमिना का रिवर्स है, वो था पेयर प्रोडक्शन, एक फोटोन का डिसअपियर होकर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाना। और ये फिनोमिना क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का आपस में कोलाइड होकर डिसअपियर होना और 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस करना। सो इट इज द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, इट इज मास इनटू एनर्जी। इसके बाद डायरेक्ट ने एक कंसेप्ट प्रिडिक्ट किया 1928 में। ही प्रिडिक्टेड कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होगा। न्यूट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रिनो होगा, इलेक्ट्रॉन है तो एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं वो होगा। हर पार्टिकल का ऑपोजिट चार्ज के साथ एक एंटी पार्टिकल यूनिवर्स में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हर चीज़ के पेयर्स होते हैं, और होली कुरान में ये बात आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में बनाया, पेयर्स बनाया है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होगा। ही ओनली प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ एंटी पार्टिकल्स। और बाद में 1932 में, इन 4 साल के बाद, कार्ल एंडरसन ने इस बात को प्रूव किया। कॉस्मिक रेस को स्टडी करके उसने प्रूव किया कि यस, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। वो 2 पार्टिकल्स एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे वो डिसअपियर होंगे, फोटोन में कन्वर्ट होंगे। तो कार्ल एंडरसन प्रूव्ड प्रेजेंस ऑफ एंटी पार्टिकल्स। और मजीद क्या कहा कि एंटी पार्टिकल्स आपस में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जब वो कोलाइड करेंगे तो डिसअपियर होंगे, फोटॉन्स में कन्वर्ट होंगे। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, लुइस डी ब्रोगली का कंसेप्ट। अब कुछ यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट है जो केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं। 1924 में हमने पढ़ा था कि लुइस डी ब्रोगली ने ये बात मेंशन की कि हर पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, हर वेव पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। मैटर की नेचर ड्यूल है, मैटर कैन बिहेव एज वेव एंड एज पार्टिकल्स। सो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैन बिहेव एज वेव्स। और हमने केमिस्ट्री ही में डिस्कस किया था कि 1927 में 2 साइंटिस्ट थे, जर्मर
जर्मर एंड डेविसन, उन्होंने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने कैसे प्रूव किया? अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद हो कि एक निकल के क्रिस्टल पर, ये निकल क्रिस्टल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फोकस किए। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। उन्होंने देखा जब इलेक्ट्रॉन्स इसे स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रेक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डाइफ्रेक्टेड, दे शो डाइफ्रैक्शन। अब डाइफ्रैक्शन क्या है? डाइफ्रैक्शन एक वेव फिनोमिना है। अभी हमने कहा लाइट बेंड होती है ऑब्स्टिकल्स के अराउंड, तो इसे हम डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन एक वेव फिनोमिना है। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है, तो डेविसन एंड जर्मन ने क्या प्रूव किया कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है फिर भी डाइफ्रैक्ट, और इट मींस पार्टिकल्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अभी आज इत्तेफाक से आप सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? देखिए, हर चीज को विजुअलाइज करने के लिए एक प्रिंसिपल ये है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आपने विजुअलाइज करना है तो सबसे पहला पॉइंट ये कि ये आपके लिए विजिबल होना चाहिए। जब तक कुछ विजिबल होगा नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। विजिबल करने के लिए हम इसके ऊपर फोटॉन्स फोकस करते हैं, लाइट फोकस करते हैं। और साथ ही हमने ये प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि किसी पार्टिकल के विजिबल होने के लिए शर्त ये है कि जो फोटोन या लाइट आप यूज कर रहे हैं, इसका वेवलेंथ कम होना चाहिए। इसका वेवलेंथ उस पार्टिकल के साइज से स्मॉलर होना चाहिए। वेवलेंथ मस्ट बी स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट viewed। मगर हम देखते हैं कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका वेवलेंथ लाइट के फोटोन के वेवलेंथ से कम है, तो उनको आप कैसे देखेंगे? लाइट के फोटोन का वेवलेंथ कितना है? फोटोन का वेवलेंथ तो 10⁻⁻⁶ मीटर है, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज इस वेवलेंथ से कम है, तो फिर ऑर्डिनरी लाइट से दिखाई नहीं देंगे। आपको लाइट से एटम्स तो फिर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। आपको लाइट से न्यूक्लियस तो दिखाई नहीं देगा। आपको लाइट से सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जिनका साइज इससे स्मॉलर, वो दिखाई नहीं देंगे। लिहाजा वो ऑब्जेक्ट्स, वो पार्टिकल्स जिनका साइज फोटोन के वेवलेंथ से कम है, उन्हें हम कैसे विजिबल बना सकते हैं? उनके लिए आपको जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, वो एक ऐसा सोर्स यूज करना होगा जिसका वेवलेंथ उस पार्टिकल के साइज से भी कम हो। इस प्रिंसिपल पर हमने बनाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसलिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए ऑर्डिनरी लाइट यूज नहीं करते, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस, पहला डिफरेंस, इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to visualize a particle, a body or particle that has a size smaller than wavelength of light, that has a size smaller than wavelength of light and is not visible through ordinary optical compound microscope, and is not visible through ordinary optical। जो आज अपने माइक्रोस्कोप्स पढ़े वो सारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स थे, और हम लाइट यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑप्टिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक फ़र्क ये है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम किसी भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लेंसेज यूज़ करते हैं लाइट को कन्वर्ज करने के लिए, लाइट को फोकस करने के लिए। अब लाइट को फोकस करने के लिए एक माइक्रोस्कोप में लेंस यूज़ करते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लेंस यूज़ नहीं करते, इसमें आप मैग्नेटिक लेंसेज यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मैग्नेटिक लेंस? आप एक मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं लाइट को फोकस करने के लिए। देखिए इस केस में चूंकि आप लाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप क्या यूज़ कर रहे हैं इस केस में? आप लाइट की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के बीम को, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बीम को हाई स्पीड बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए, यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज के ज़रिए इनको एक्सेलरेट करते हैं, इनकी स्पीड बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाकर मूव करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनको फोकस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इनको फोकस करेगा। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इनको फोकस कर रहा है, जिस तरह से ऊपर लेंस लाइट को फोकस कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहा है, इसीलिए हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स ही को कहते हैं मैग्नेटिक लेंसेज। इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक लेंसेज, क्योंकि हम पढ़ चुके कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में पास होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करेगी। तो दूसरा प्रिंसिपल आपने याद रखना है। हम कंपैरिजन पढ़ रहे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ़र्क क्या है। एक तो हमने कहा कि ऑर्डिनरी लाइट की वजह हम इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ करते हैं, और विद लॉजिक हमने डिस्कस किया क्यों इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ करते हैं। इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ ऑर्डिनरी लाइट से बहुत कम है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कम है। सेकेंड, वहाँ पर हम लेंस यूज़ कर रहे थे लाइट को फोकस करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर हम लेंस की बजाय मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, लिहाजा हम इसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लेंस कहेंगे यहाँ पर। अब ये काम कैसे करता है, लेट्स सी हाउ डज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क। जो आपकी बुक में डायग्राम होगी वो इस तरह से होगी। First of all, an electron gun, it throws out electrons. It throws out electrons. ये है electrons. तो पहला स्टेप आप याद रखिए, फर्स्ट स्टेप। इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए इसके सामने हमने एनोड रखा है। एनोड पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो एनोड एक्सेलरेट्स। साथ ही आप चूंकि वहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहा है और एनोड भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहा है। अब जब ये हाई बीम इलेक्ट्रॉन्स का आगे आएगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड फोकस करेगा स्पेसिमेन के ऊपर, जो भी स्पेसिमेन आप देखना चाहते हैं इसके थ्रू। अब इस लेंस को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल, इसे हम कंडेंसर लेंस कहते हैं। जो कंडेंसर लेंस है ये असल में मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी मैग्नेट से हम या इलेक्ट्रोमैग्नेट से हासिल कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन का बीम इस स्पेसिमेन पर फोकस होगा, इलेक्ट्रॉन बीम इसको पेनिट्रेट करके आगे पास होगा। आगे एक और मैग्नेटिक लेंस है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को, स्पेसिमेन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को अगेन फोकस करेगा इंटरमीडिएट लेंस पर, जहाँ पर इसका फर्स्ट इमेज बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट इमेज बनेगा, दिस इज फर्स्ट इमेज। इंटरमीडिएट लेंस फर्स्ट इमेज बना देगा।
उसके बाद वहाँ से अगेन इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये आगे मूव करेगा प्रोजेक्टर लेंस की तरफ। प्रोजेक्टर लेंस उस फर्स्ट इमेज को मजीद इनलार्ज करके फाइनल इमेज बना देगा या फाइनल इमेज बन जाएगा। मैं या एन से दोबारा रिवर्स में स्टार्ट करता हूँ। ये प्रोजेक्टर लेंस से हम स्टार्ट लेते हैं। देखिए अगर आप क्लास में बैठे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके क्लास में कंप्यूटर रिसीव कर रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप की स्मॉल स्क्रीन पर वो आ रहा है। उस लैपटॉप को हमने कनेक्ट किया है एक प्रोजेक्टर के साथ, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आपको छत के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो इसके अंदर प्रोजेक्टर लेंस लगा है, ये प्रोजेक्टर लेंस क्या कर रहा है, मेरे इमेज को मैग्नीफाई करके दीवार की स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेसिमेन है सबसे पहले उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रहा है ऑब्जेक्टिव एपर्चर लेंस से पास होने के बाद इंटरमीडिएट लेंस वाले पॉइंट पर इसका फर्स्ट इमेज बनेगा। नाउ दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द प्रोजेक्टर लेंस। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम पास होगा वो प्रोजेक्टर लेंस उस इमेज को यूज करके, उस बीम को यूज करके इसी इमेज का एक मैग्नीफाइड फाइनल इमेज बना देगा। फाइनल इमेज बहुत हाईली मैग्नीफाइड होगा। याद रखिए स्पेसिमेन वो है जो कि ऑर्डिनरी लाइट से विजिबल नहीं है। एक और डायग्राम से आप देखिए, फिर हम इसकी देखते हैं कि अगर मैं एक क्लियर इसकी वीडियो मिले आपको मजीद ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। What is the first stage electron gun? It releases electron beam. The anode is accelerating electron beam. इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ से पास होगा कंडेंसर लेंस में से। कंडेंसर लेंस में से पास होने के बाद, कंडेंसर लेंस क्या है, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ वहाँ स्केटर होने की बजाय, कंडेंसर लेंस इलेक्ट्रॉन बीम को स्केटर होने की बजाय इसे स्पेसिमेन के ऊपर फोकस कर रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है। स्पेसिमेन में से पास होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम एक ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होगा और या इसका फर्स्ट इमेज बन जाएगा। इंटरमीडिएट लेंस इसका एक फर्स्ट इमेज बना देगा। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास होगा प्रोजेक्टर लेंस में से और इसका एक फाइनल इमेज बन जाएगा स्क्रीन के ऊपर। फाइनल इमेज, दिस इज फर्स्ट इमेज एंड दिस इज फाइनल इमेज। अब लेट्स सी अगर हम इसकी एक वीडियो बना देख सकें, इसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है। 0.5 से 1 नैनोमीटर तक इसकी रेजोल्यूशन हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि 50 किलोवाट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, हम चूंकि वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, तो 50 किलोवाट सपोज ये हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। एक 50 केवी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.5 से 1 नैनोमीटर तक होती है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। वो माइक्रोमीटर में वैल्यू है 10⁻⁻⁶ मीटर, ये नैनोमीटर में वैल्यू है। देखिए 1 नैनोमीटर बहुत कम वैल्यू, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर तक पॉइंट्स करीब हो उनको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजॉल्व कर सकता है, अलग शो कर सकता है। तो ये इसकी बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है। नाउ लेट्स सी if you can find a good video for it.
So what do you think? Looks good, man. But where's the muffler? Electron microscope. Electron microscopes are scientific instruments that use the beam of highly energetic electrons to examine objects on a very fine scale. The electron microscope gives information about the topography, morphology, composition, and crystallographic nature of any object. Electron microscopes were developed to overcome the limitations of light microscopes. The electron microscopes are of two types, namely transmission electron microscope (TEM) and scanning electron microscope (SEM). Max Noll and Ernst Ruska of Germany designed the transmission electron microscope in 1931. Working of an electron microscope. Electron microscopes function exactly as their optical counterparts, except that they use a beam of electrons instead of light to view the specimen and gain information about its structure and composition. Electron microscope consists of an electron source and magnetic lenses. Condenser lens, objective lens and projector lens are magnetic lenses. The magnetic lens is formed by passing suitable steady current through a coil of wire enclosed in an iron shield. The magnetic lenses help to control the path of the electrons. There is a viewing port and also a fluorescent screen. The basic steps involved in the working of all electron microscopes can be understood with the help of this schematic representation. The electrons emitted from the hot filament of the electron source are accelerated by high potentials. The condenser magnetic lens concentrates these electrons. The object to be viewed is placed on a special holder. The concentrated beam of electrons is made to strike the object to be viewed. The electrons get partially absorbed by the object. The objective lens placed below the object forms an enlarged image of the object. This magnified image serves as a virtual object for the projector lens. The magnetic projector lens produces the final enlarged image of the object on a fluorescent screen for visual examination or on a photographic plate for permanent record. The whole system is placed in an evacuated chamber so that the electrons are able to move freely from the filament to the screen. Electrons source. All electron microscopes generally use a thermionic gun as a source of electrons. A thermionic gun is shown here. A positive electric potential is applied to the anode plate. The filament, which is the cathode, is heated until a stream of electrons is produced. The electrons are then accelerated by the positive potential down the column. The scanning electron microscope. Scanning electron microscopy is one of the most fascinating examination methods. This video shows how it works in practice.
Main components of the microscope are column for electron beam generation, specimen chamber, vacuum pump, monitor, and control panels. The material tester turns on the vacuum pump control and vents the specimen chamber. After pressure equalization, she can open the cover plate of the specimen chamber. Together with the cover plate, the stage pans forward. Now different specimens can easily be placed on the round stage. The filament of an old used light bulb, part of a welded tube on a sample holder, a small cobalt plate, and a golden piece of jewelry. All specimens are assembled and we are ready to start. The material tester carefully closes the cover plate and switches on the two-stage high vacuum pump as well as the electronic control. It takes about 3 minutes to obtain a sufficient vacuum in the specimen chamber and column. Meanwhile, she turns on the monitor, initializes the motorized stage and boots the microscope control. Only now she is allowed to switch on the high voltage and the thermionic cathode. For the first time, a reasonable image appears on the monitor. It shows part of the specimen stage. Using the trackball, she moves the stage within the microscope. She looks for the place where the first sample is positioned, the used filament. The magnification is gradually increased. The position readjusted, and the magnification increased again. Now a plastic and high contrast image of the filament can be seen on the monitor. Originally, the coiled coil filament was quite smooth on the surface. Caused by the everyday use of the filament, new crystals have been formed. Tungsten atoms have evaporated and the outer regions of the filament have become polygonal. But how is this plastic image generated, and how does the microscope actually function internally? The animation first shows the schematic structure from the outside. The upper part is the so-called column. It is used to generate an electron beam. The lower part consists of the specimen chamber with cover plate. In the longitudinal section, the flange leading to the high vacuum pump is visible at the bottom. Thereby, high vacuum is generated inside the whole microscope. The round specimen stage may not only be moved to the left and to the right, but likewise in all other directions. It may also be tilted and rotated. All samples to be investigated are placed on the specimen stage. To create an electron beam, a V-shaped thin tungsten wire is used, the so-called thermionic cathode. Heated up by electric current, it emits electrons into the vacuum indicated by small dots. Below the cathode, a metallic disc with a central borehole is installed, the anode. The anode is connected with a positive pole of a high-voltage source, the thermionic cathode with a negative pole. Further necessary components have been omitted for the sake of simplicity. The strong electric field between cathode and anode accelerates the electrons downwards. These electrons are called primary electrons. They form a broad, diverging beam which hits the specimens and the stage. But this way, the beam of primary electrons is not useful yet. An electromagnetic lens focuses it finely on the specimen surface. At the point of incidence, primary electrons knock out electrons of the sample material. These knocked out electrons are called secondary electrons. Additional components are necessary: electromagnetic deflection, raster scan generator, secondary electron detector, abbreviated as SE detector, and computer with monitor. The basic principle of the scanning electron microscope is to detect the secondary electrons and use them to build up an image. To increase the number of detected electrons, a positively biased grid is placed in front of the detector. The grid attracts the secondary electrons and leads them to the SE detector. And this is the way to generate a magnified image of the sample. The raster scan generator directs the electron beam to the left rear part of the sample and stops there for a short time. The number of secondary electrons is recorded in the SE detector.
The signal is amplified and displayed as a dot at the top left-hand corner of the monitor. The electron beam pans slightly to the right, stops again, the measurement is repeated. In the same way, the next points on the sample are dealt with. The principle is, many recorded secondary electrons lead to a bright image point, few electrons lead to a grey image point, and none at all to a black one. An entire row is covered in this way. Then a second row, until finally a rectangular area has been scanned and an image appears on the monitor. If not only a few but many image points are used in the raster scan, a natural-looking image of the specimen surface can be seen on the monitor. Back in reality, the material tester selects low magnification again and looks for the second sample. It is an austenitic stainless steel tube with a longitudinal weld. Invisible to the naked eye, the scanning electron microscope reveals fantastic crystals. They have grown near the surface during solidification of the weld deposit. In some crystal directions, the solidification rate is particularly high and so-called dendrites form. Dendrites are crystals with many branches and tree-like shape. On the surface of the weld, they could grow almost freely without much disturbance and can now be observed well. Last in line is the golden piece of jewelry with a gemstone. The material tester is especially interested in the chemical composition of the gold material. Does the promised gold content really exist? Which other elements have been added? She chooses a place near the edge of the piece and selects a suitable magnification. Now she makes use of a fantastic method, the non-destructive chemical analysis with the scanning electron microscope. And it works like this. When the fast electrons of the electron beam, the primary electrons, reach the surface, they knock out electrons of the specimen material. These are the secondary electrons used for image formation. What happens in detail shows a schematically drawn atom from near the surface. Just like any other atom, it consists of a positively charged nucleus and negatively charged electrons. The electrons stay in energetically well-defined shells around the nucleus. A primary electron comes from above and accidentally knocks out an electron from the K shell of the sample atom. A vacant place remains as indicated by the yellow circle. This state is unstable. An electron from the L shell fills the gap and the energy difference is released in the form of a characteristic X-ray photon. This X-ray photon is called characteristic because its energy is quite characteristic or typical for the particular element. Now another transition follows. And finally the atom repairs itself with an electron from the vicinity, a free electron. So X-ray radiation is generated during the operation of the scanning electron microscope, namely X radiation, which is characteristic for the chemical elements present in the sample. If the energy and the intensity of the radiation are measured with an X-ray detector, then the chemical composition of the sample can be determined. Here the typical X-ray spectrum of the piece of jewelry builds up. Chemical analysis is then carried out using sophisticated methods with the help of a computer. Certain limitations must indeed be minded, but it's definitely a fine method, and above all, it is completely non-destructive, and even very small spots on a sample can be analyzed. And what has happened to the small cobalt plate, which was one of the samples? It was used to calibrate the measurement. This means to adjust it finely. The chemical analysis is finished now. Our piece of jewelry is genuine. The gold content amounts to about 70%. The balance is silver and copper. सो आपने बस सिर्फ एक शॉर्ट सी समरी याद रखनी जो आपके बुक में या नोट्स में दी है, मैंने वैसे आपको सारी डिटेल्स दिखा दी।